हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। हमने सिक्योरिटी एनालिसिस देखा था लास्ट क्लास तक। अब आज उससे आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस कंप्लीट एक बार का ना। अब किसी ने मुझसे पूछा सर सिक्योरिटी एनालिसिस कंप्लीट हो गया, मैंने कहा नहीं। हाँ जी, एक बार का, जहां पे अपन ने रिटर्न और रिस्क देख लिया है, ठीक है ना। सोचो इतने से में इतना सारा लिख लिया अपन ने। नाउ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बताओ फटाफट से, किसी एक सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना बेहतर या एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना बेहतर? ऑब्वियसली सर, हाँ हम ये चीज पढ़ चुके हैं। अगर हम एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बेटर होता है। क्यों? इससे हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाता है। रिस्क रिड्यूस कैसे हो जाता है? रिस्क हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। कैसे? सर हमारे पास है ना 4 कंपनीज थी, लिखना नहीं। एक बंदा था, कौन? आयुषी, सॉरी बंदी थी ऐसा बोलूंगा, आयुषी। उसने क्या किया ना, उसने सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट किया। सारा का सारा पैसा, इसके पास 1 करोड़ रुपए थे और इसने सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट किया। और एक बंदा था, कौन? मैं। और मैंने क्या किया ना, मेरे पास भी चलो मान लेते हैं 1 करोड़ है। मैंने क्या किया, उसका 25% इसमें लगाया, 25% इसमें लगाया, 25% इसमें लगाया, 25% इसमें लगाया। आयुषी ने पूरा 100% इसमें लगाया। ओके, अब मान लीजिए ये सिक्योरिटी से रिटर्न कितना कितना मिला। रिटर्न कितना कितना मिला पहले साल, फर्स्ट ईयर, 1 साल की बात करते हैं ना। 1 साल में सिक्योरिटी ए ने कमा के दिया, मान लीजिए कितना, अलग अलग ऑप्शन लेते हैं। मान लीजिए सिक्योरिटी ए में कमा के दिया, कितना बोल रही है आयुषी? 100%? नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है ना। ये तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आयुषी, रिटर्न नहीं है। चलो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। हाँ अभी रिटर्न की बातें करते हैं। रिटर्न दिया, मान लीजिए साल भर में इसने 4%। ये लो, कंपनी को डुबाते नहीं है, 4% रिटर्न, सेविंग बैंक का ब्याज दिलवा देते हैं आयुषी तुमको। कंपनी बी ने रिटर्न दिया 10%, कंपनी सी ने रिटर्न दिया 20%, हाँ चलो इतना तो दिया, और कंपनी डी ने रिटर्न दिया 50% का। ओके, अब तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है किसका कितना रिटर्न बैठेगा? किसका कितना रिटर्न बैठेगा? किसका कितना रिटर्न बैठेगा? मैं कहा देखो ऐसा है, किसका कितना रिटर्न बैठेगा तो उसका ऐसा है। ये 4 सिक्योरिटीज थी, 4, 10, 20 और 50% रिटर्न दिया। और अगर आप रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें, सोचिएगा, अगर मैं रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की बात करता हूं तो आयुषी का कितना रिटर्न बैठेगा और मेरा कितना रिटर्न बैठेगा बताइएगा। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, आयुषी ने कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया, यूं कहूं उसकी पोर्टफोलियो में केवल एक सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी ए। एक सिक्योरिटी थी, वो भी कौन सी? सिक्योरिटी ए। 100% पैसा आयुषी ने वहीं पे लगा दिया। तो बताओ आयुषी का पोर्टफोलियो रिटर्न कितना बैठेगा? मैसेज करके बताओ। सिक्योरिटी ए रिटर्न दे रही है 4%। हाँ, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो परसेंटेज में ही बताना है कशिश, परसेंटेज में ही बताना है। तो ऑब्वियसली कितना बैठेगा? सर एक सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया ना, तो जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया उस सिक्योरिटी से जो रिटर्न हो रहा है वही उसका पोर्टफोलियो रिटर्न है, सिंपल। तो आयुषी का जो रिटर्न बैठा वो तो कितना बैठा? सिर्फ और सिर्फ 4%।
क्योंकि उसने ओनली सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट किया था, केवल एक सिक्योरिटी था। अच्छा, और मेरा रिटर्न, मेरा रिटर्न कितना बैठा? मेरा रिटर्न कितना बैठा? 21%। आयुषी ने कहा, हरिका ने कहा। ओके, कैसे कैलकुलेट किया? मैंने कहा देखो सब में इक्वल इन्वेस्टमेंट किया मैंने, 25 25 25 25। तो मैं चाहूं तो सबको जोड़कर रिटर्न को डिवाइड बाय 4 भी कर सकता हूं, और चाहूं तो उनको वेट से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। कैसा? मैंने कहा 4% कमाया मैंने, वहां पे मैंने 25% इन्वेस्ट किया था। 10% कमाया, वहां पर भी मैंने 25% इन्वेस्ट किया था। 20 कमाया, वहां पर भी मैंने 25% इन्वेस्ट किया था। 50 कमाया, 50 का रिटर्न, वहां पर भी मैंने 25% अपना पैसा लगाया। तो मैंने रिटर्न को उनके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। वेट क्या है? 25%, 25%, 25% और 25%। ओके, कितना है? 21 आ रहेगा श्योर? तो मैं 4 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 4। ओके, 21%। चारों को जोड़ के डिवाइड बाय 4 करने से भी आ जाता। क्यों? क्योंकि वेट इक्वल था। अब बताओ किसने ज्यादा कमाया 1 करोड़ पे? ऑब्वियसली अखिलेश ने ज्यादा कमाया, आयुषी ने ज्यादा नहीं कमाया। आयुषी ने सिर्फ 4% कमाया और अखिलेश ने 21% कमाया। कोई बात नहीं आयुषी, टेंशन मत लेना, अपन बराबर बराबर बांट लेंगे, ठीक है ना। हमने एक पार्टनरशिप हम खोल लेंगे और फिर बराबर बराबर बांट लेंगे। अच्छा, अब देखो, टेंशन नहीं। चलो, पोर्टफोलियो रिटर्न की तो बात कर ली। रिस्क किसका ज्यादा है? अच्छा हाँ, सिखाएंगे। रिस्क किसका ज्यादा है ये बताओ। चलो, रिटर्न की तो बात कर ली, रिस्क की भी बात कर लेते हैं। रिस्क की भी बात कर लेते हैं। रिटर्न छोड़ो, रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क बोल रहा है आयुषी की ज्यादा है। ओके, रवि ने भी कहा, आयुषी ने भी कहा रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मान लीजिए आज इसमें 4% है, और यही आयुषी अगर अगर एक और बंदा होता, मान लो किसको लें, कशिश को ले लें क्या? चलो रवि को ले लेते हैं। कौन है वॉलंटियर सामने आए? जो सबसे पहले मी लिखेगा मैं उसी को काउंट कर लूंगा। हाँ, रवि ने पहले लिख दिया, रवि का मैसेज पहले आ गया मेरे पास भाई। हाँ, कोई ना कशिश, नेक्स्ट टाइम। हाँ, मान लीजिए मैं यहां पे रवि का नाम भी लिख देता हूं, और रवि वो बंदा है जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, और इसने है ना अपना 100% पैसा सिक्योरिटी डी में लगा रखा था। सिक्योरिटी डी में लगा रखा था। ऑब्वियसली 100% पैसा कहां लगा रखा था? सिक्योरिटी डी में लगा रखा था। तो रवि का कितना रिटर्न बैठेगा? रवि लिखा ना मैंने, हाँ, रवि का कितना रिटर्न बैठेगा? सर रवि का ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी डी में 50% का रिटर्न है वो रवि का बैठेगा। तो रवि का जो पोर्टफोलियो रिटर्न है वो है 50%। रवि का पोर्टफोलियो रिटर्न है 50%। क्यों? उसने सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी डी में लगा रखा था। अब देखने पे लग रहा है कि कौन जीत गया? रवि जीत गया, राइट? रवि जीत गया। अच्छा, अब बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग, पहले तुमने कह दिया सर आयुषी की रिस्क ज्यादा है। अब बताओ सबसे कम रिस्क किसकी है? अब बताओ सबसे कम रिस्क किसकी है? सबसे ज्यादा रिटर्न रवि का है। अब बताओ सबसे कम रिस्क किसकी है? ओके, हाँ जी, अखिलेश की, मेरी। ठीक है, सबसे कम रिस्क, वेरी गुड। सर क्यों? अभी तो रवि सबसे ज्यादा कमा रहा है ना, मजा नहीं लाइफ है उसकी। रवि 50% कमा रहा है। मैंने कहा देखो जी, अगर मार्केट बढ़ा तो ये सीन है, मार्केट बढ़ा तो ये सीन है। कल को मार्केट डाउन हुआ
तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसका रहेगा उस केस में? रवि का। इसका मतलब रवि की सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी डी में लगा रखा है ना, वो 50% रिटर्न दे रहा है, दैट मीन्स वो एग्रेसिव सिक्योरिटी है, एग्रेसिव सिक्योरिटी है, ठीक है ना। अब एग्रेसिव सिक्योरिटी मतलब वो रिटर्न ज्यादा दे रही है, तो हो सकता है जब लॉस देने को आए तो लॉस भी ज्यादा देगी। वही आयुषी की सिक्योरिटी देखा जाए तो एक तरीके से डिफेंसिव सिक्योरिटी बोल सकते हो, अगर वो अच्छी कंपनी है, अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन मैंने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रखा, मान लो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और घटिया कंपनी में इन्वेस्ट हो गया, तो गिरते टाइम कोई जरूरी नहीं कि 4% ही गिरे, 40% भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी एक सिंगल सिक्योरिटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया ना, तो रिस्क आपके पास बराबर रहेगा। लेकिन आपने मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया ना, तो ऑब्वियसली आपका रिस्क क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। आपका रिस्क क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना पोर्टफोलियो क्या बनाया है? एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। मान लीजिए एक कंपनी नहीं देती है, अच्छा नेगेटिव रहा, नेगेटिव रहा, तो मान लीजिए क्या हुआ, जब मार्केट गिरा तो आयुषी की कंपनी मान लीजिए खराब थी और ये 40% से गिर गई, मैंने भी 25% पैसा लगा रखा था, डूब गया। अच्छा ये वाली सिक्योरिटी मान लीजिए 50% से गिर गई, मैंने भी पैसा लगा रखा था, डूब गया। लेकिन मान लीजिए ये दो बढ़िया कंपनीज थी, मार्केट गिरा लेकिन इन दोनों कंपनीज को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये दोनों कंपनीज अभी भी अच्छा रिटर्न दे रही है। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में आयुषी को भी नुकसान हुआ और रवि को भी नुकसान हुआ, लेकिन मेरे को नुकसान हुआ मेरे 50% पैसे पे, 1 करोड़ का 50%, 50 लाख पे मुझे नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वो नुकसान थोड़ा कवर करने में कामयाब रहा। कब? जब मैंने सिक्योरिटी बी और सिक्योरिटी सी में भी इन्वेस्ट कर रखा था। तो कहने का मतलब है, अगर आप मोर देन वन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर देते हैं। मान लीजिए आपने बैंकिंग सेक्टर में भी पैसा लगा दिया, मान लीजिए आपने आईटी सेक्टर में भी पैसा लगा दिया, इन्फोसिस वगैरह के अंदर, बैंकिंग में एचडीएफसी के अंदर लगा दिया, मान लीजिए आपने फार्मा सेक्टर में भी अच्छी कंपनी में पैसा लगा दिया, ठीक है ना, सिप्ला के अंदर पैसा लगाया, कोई दूसरी अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, ठीक है, या और किसी सेक्टर के अंदर आपने एफएमसीजी के अंदर, ब्रिटानिया के अंदर पैसा लगा दिया, ठीक है ना। तो किसी भी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया, अलग अलग सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनीज देगी और वहां पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, किसी सेक्टर का रिजल्ट अगर डाउन आ जाता है, कोई सेक्टर अभी जो चल रहा है उसका अच्छा फेज नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, बाकी के सेक्टर वाले शेयर्स तो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। तो कहने का मतलब है, हम आज बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, कैसे आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, कैसे रिस्क रिड्यूस हो जाती है, कैसे रिस्क रिड्यूस हो जाती है। रिस्क रिड्यूस करने में जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो है कोरिलेशन। रिस्क को रिड्यूस करने में जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो होता है क्या? कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है सर? कोरिलेशन क्या होता है, मान लीजिए सिक्योरिटी एक्स है और सिक्योरिटी वाई है, सिक्योरिटी एक्स बढ़ा गिरा, बढ़ा गिरा, फिर बढ़ा फिर गिरा। सिक्योरिटी वाई, ये सिक्योरिटी एक्स था, बढ़ा गिरा। नाउ मान लीजिए सिक्योरिटी वाई है, ये क्या हो रहा है, ये भी इसके साथ साथ बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है और गिर रहा है। ओके, आप क्या कहेंगे इनके बीच में कोरिलेशन कैसा है? कोरिलेशन बोले तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इनके बीच में कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? हाँ ईशी, इनके बीच में कोरिलेशन क्या है? पॉजिटिव है। मतलब एक सिक्योरिटी बढ़ता है तो दूसरा सिक्योरिटी भी बढ़ता है, और एक सिक्योरिटी अगर कम होता है तो दूसरा सिक्योरिटी भी कम होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस प्रपोर्शन में सिक्योरिटी एक्स बढ़ रहा है उसी प्रपोर्शन में सिक्योरिटी वाई भी बढ़ रहा है। जरूरी नहीं कि जिस प्रपोर्शन में सिक्योरिटी एक्स गिर रहा है उसी प्रपोर्शन में सिक्योरिटी वाई भी गिर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिव कोरिलेशन है। इनमें आप कह सकते हो कि सर रिस्क जब बढ़ेगा तो दोनों बढ़ गए, गिरेगा तो दोनों गिर गए, तो सर रिस्क है। लेकिन मान लीजिए आपने यहां पे एक और सिक्योरिटी में पैसा लगाया, सिक्योरिटी जेड में, जो गिरे हुए मार्केट में भी आपको क्या करता है, जब बाकी सेक्टर गिरे हुए हो तो ये कंपनी का सेक्टर बढ़ रहा हो, बाकी सेक्टर बढ़े हो ये डाउन हो, लेकिन बाकी सेक्टर जब गिरे हुए हो तो ये बढ़ा हुआ हो,
दिस वन डाउन एंड दिस वन। नाउ सिक्योरिटी जेड का मैं क्या रिलेशन बताऊंगा? सिक्योरिटी जेड के साथ हाँ एक्स और वाई का कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जो आपकी रिस्क को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। रिस्क दोनों तरफ से देखा जाता है ना। रिस्क को अपन क्या करेंगे? रिस्क एक तरीके से रिस्क काउंट किया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन से, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो दोनों साइड हो सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न सोचा था 15%, अब स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए बोल रहा है 3% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो हम क्या कहेंगे? 15% से 3% कम भी हो सकता है और 15% से 3% ज्यादा भी हो सकता है। दोनों तरफ रिस्क, मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस को ही रिस्क कहा गया, रिस्क मतलब डेविएशन, रिस्क मतलब डेविएशन है यहां पर, तो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। रिस्क मतलब डेविएशन है यहां पर। तो अगर पॉजिटिव को रिलेशन है तब तो वो क्या होगा? मोस्टली साथ साथ ही वेरी करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि बराबर प्रोपोर्शन में वेरी करे। हाँ, लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन वाला तो डेफिनेटली क्या कर रहा है आपने अपने पोर्टफोलियो में? क्या कर रखा है? ऐसी दो सिक्योरिटी रख रखी है एक जिनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब एक सिक्योरिटी कभी बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, फिर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो वहां पर आप अपनी रिस्क को क्या कर पा रहे हैं? मिटिगेट कर पा रहे हैं। एक कंपनी, ऐसा नहीं कि डूब गया तो दोनों ही कंपनी डूब गया, या बढ़ गया तो दोनों ही कंपनी बढ़ गया। तो कोरिलेशन जो चीज है वो इफेक्ट करती है आपकी रिस्क को। हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यही सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न को सिक्योर कर सकते हैं। इससे आपका रिटर्न कम नहीं होगा, लेकिन हाँ रिस्क जरूर रिड्यूस हो जाएगी, रिस्क जरूर रिड्यूस हो जाएगी। तो इन सब बातों को करने के लिए स्टार्ट करते हैं क्या? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, चलिए अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। समझ लिया हमने हल्का हल्का सा कि क्या आने वाला है इसके अंदर। अब लिखिएगा। सर ये लिखना है क्या? नहीं, ये रहने दीजिए, मत लिखिएगा। नाउ लिखो, इसको हटा दूं ज्यादा बेटर रहेगा। चलो रहने दो, यहां से लिख देता हूं। आपको नहीं लिखना ना? हाँ जी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो इज सिंपली द बंच ऑफ सिक्योरिटीज। या ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। हम यहां पे पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज वगैरह की बातें करते हैं, इसलिए सिक्योरिटीज का बंच बोल दिया। कोई अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो भी होते हैं कि एक कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है, तो वो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। तो बंच किसी भी तरह के प्रोडक्ट का बंच हो सकता है, सिक्योरिटीज का बंच हो सकता है। हम यहाँ पे सिक्योरिटीज की बात करते हैं, इसलिए सिक्योरिटीज के बंच को पोर्टफोलियो हमने नाम दिया। नाउ एज पर द फेमस प्रिंसिपल, एज पर द फेमस प्रिंसिपल of not putting all the eggs in one basket। अगर सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे तो फूटेंगे ना, तो सारे फूट जाएंगे। मान लीजिए आपने सारा पैसा बैंकिंग सेक्टर में लगा दिया। अब सारा पैसा अगर आप बैंकिंग सेक्टर में लगा देते हो और बैंकिंग सेक्टर कभी डाउन हुआ तो भैया आपका सारा पैसा तो उस टाइम कोई भी रिटर्न नहीं देगा। एक सेकेंड। हाँ जी। नाउ एन इन्वेस्टर नेवर इन्वेस्ट, an investor never invest its entire fund in one security, its entire fund in one security। एक ही सिक्योरिटी में आप सारा पैसा नहीं लगाएंगे। इन वन सिक्योरिटी, एक ही सिक्योरिटी में आप सारा पैसा नहीं लगाएंगे। He should invest in a well diversified portfolio।
वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है। क्यों? क्योंकि वो आपका पैसा मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड सही है। बट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्यों? क्योंकि वो भी मार्केट रिस्क के अगेंस्ट, मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग तो रहेगा ही उसमें भी। मार्केट गिरेगा तो वो ओवरऑल सिक्योरिटीज डाउन होगी, अगर मार्केट बढ़ेगा तो ओवरऑल सिक्योरिटीज पे रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो मार्केट रिस्क तो रहता है, लेकिन क्या है ना, आपका पैसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है, आप अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा बोला जाता है। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ अ number of securities, of a number of securities. Okay, next, investment in a portfolio, investment in a portfolio can reduce risk, can reduce risk without diluting the return, without diluting the return। यहां पर आपकी रिटर्न कम नहीं होगी, लेकिन रिस्क जरूर रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप एक से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो बिना रिटर्न को रिड्यूस किए आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? बिकॉज ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज, because of correlation between securities। हाँ जी, बिकॉज ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज। ओके, ये हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए कुछ लाइन लिखा कि भैया पोर्टफोलियो बनाना बेटर होता है बजाय एक सिंगल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की। पहले हम सिक्योरिटीज के रिटर्न पढ़े थे, अभी हम पोर्टफोलियो का रिटर्न पढ़ते हैं। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, इसमें लिखिएगा, इट रेफर्स टू द वेटेड एवरेज, इट रेफर्स टू, अभी अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया था पोर्टफोलियो रिटर्न, वैसे ही बस, तो इट रेफर्स टू द वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज of the return of individual security, in a portfolio, in a portfolio। It refers to the weighted average of the return of individual security in a portfolio। किसी पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटीज है, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज XYZ या ABCD, जितनी भी सिक्योरिटीज है, उन सबका वेटेड एवरेज रिटर्न क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो रिटर्न कहलाएगा। जैसे अभी अपन ने किया था मेरे वाले केस में, अखिलेश वाले केस में, सबने अपन इन्वेस्ट कितना किया था? 25, तो हमने उसका क्या कर दिया था? एक वेटेड एवरेज रिटर्न कैलकुलेट कर दिया था। हर एक रिटर्न को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, it can be calculated as follows। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल्स टू रिटर्न फ्रॉम X सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ X सिक्योरिटी प्लस रिटर्न फ्रॉम Y सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ Y सिक्योरिटी एंड सो ऑन। रिटर्न फ्रॉम N सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ N सिक्योरिटी। 1 2 3 4 या एक जो भी लगाए। हाँ जी, यहां पे अच्छा, जब भी बोलो तो बड़ा अच्छे से बोलना। RX WX प्लस RY WY तो बोल ही सकते हो, बट बेटर ये रहेगा, यहां पर आप बोलेंगे रिटर्न फ्रॉम X सिक्योरिटी
या सिक्योरिटी एक्स, और यहां पर वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ एक्स। बच्चे बोलने में पता नहीं क्यों गलतियां करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बोल बोल कर फॉर्मूलाज याद नहीं करते हैं, और जब तक बोल बोल कर याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही रिटर्न फ्रॉम वाई सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ वाई सिक्योरिटी। ओके, आरपी मतलब रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, नाउ एक एग्जांपल लिखिएगा। हाँ जी, और मुझे बताना क्या रहेगा इनका पोर्टफोलियो रिटर्न। सिक्योरिटी एक्स, सिक्योरिटी वाई, ये दो सिक्योरिटीज हैं जहां पे आपने पैसा लगाया है, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड ₹1200 और ₹800, 1200 और 800। रिटर्न एक्स सिक्योरिटी में आप 10% रिटर्न कमा रहे हैं, और बी सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी में आप 20% रिटर्न कमा रहे हैं। एक्स और वाई 1200, 800 और 10% और 20%। कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न। कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न। हाँ जी बताएं। कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न। सर मेरे पास है ना पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला है, उसके लिए मुझे चाहिए रिटर्न फ्रॉम एक्स सिक्योरिटी, तो मैंने ये ले लिया 10%। मुझे चाहिए रिटर्न फ्रॉम वाई सिक्योरिटी, ये मैंने ले लिया 20%। जरूरी नहीं है सिक्योरिटी का नाम एक्स वाई हो, कुछ और भी हो सकता है, बट हम उसको डिनोट कर देंगे। रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी एक्स डिनोटेड बाय आर एक्स इज इक्वल्स टू दिस 14%। ओके कशिश प्राची, मेरे सॉल्व करने से पहले तुम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हो, बहुत ब्रिलियंट बच्चे आए हैं इस बार। अब देखो वेट ऑफ एक्स सिक्योरिटी, वेट ऑफ एक्स कितना, मैंने कहा देखो जी ऐसा है 1200 लगाए थे यहां पर, और अपना टोटल इन्वेस्टमेंट है 1200 प्लस 800, 2000। 2000 में से 1200 कितना हुआ, 60% हुआ। ऐसे वेट ऑफ वाई सिक्योरिटी 800 लगाए, टोटल पैसा अपना लगाया हुआ था 1200 और 800, 2000 रुपए, 2000 में से 800, 40%। हाँ हरिका आयुषी। ओके, नाउ पोर्टफोलियो रिटर्न इज, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू रिटर्न फ्रॉम एक्स सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ एक्स सिक्योरिटी प्लस रिटर्न फ्रॉम वाई सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ वाई सिक्योरिटी। 10, अच्छा परसेंटेज को 10% को मैं 0.10 लिख सकता हूं, और 10 भी लिख सकता हूं। यहां पर पॉइंट्स में लिखोगे तो कभी गलती नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगा, बट पॉइंट्स अगर हम नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट 10 लिख देते हैं, तो ये हमारे लिए बस एक कन्वीनियंस के लिए ऐसा है। बट कहाँ करना होता है कहाँ नहीं करना होता है ये सब तुमको पता होना चाहिए। रिटर्न के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो 6 और 8 14, 14%। ओके सो सिंपल हो गया सर। हाँ जी हो गया। नाउ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो डन। ओके, नाउ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो हो गया। नाउ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो। हाँ जी लगाइएगा हेडिंग स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो।
लिखिएगा इसमें। लाइक रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या पोर्टफोलियो रिटर्न की तरह ही ये भी वेटेड एवरेज कहलाया जाएगा? क्या स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऐसा बोला जा सकता है कि इट रेफर्स टू द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी? कहा नहीं। हाँ, क्यों नहीं सर? इसको वेटेड एवरेज क्यों नहीं यूज कर सकते? कोरिलेशन की वजह से, बताया था ना। इस कोरिलेशन की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि रिस्क इज ऑल्सो द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक्स सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है और जेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब एक्स जब डाउन हो रहा है जेड बढ़ रहा है, या जेड जब डाउन हो रहा है तो एक्स बढ़ रहा है, राइट? तो हम इसको वेटेड एवरेज नहीं बोला जा सकता। तो इट इज नॉट द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। तो कभी आपको थ्योरी में क्वेश्चन बोले तो बोल देना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज नॉट द वेटेड एवरेज। हाँ, वेटेड एवरेज में क्या होता है ना, देखो आप ऐसा नहीं, अभी बताऊंगा, फॉर्मूला लगेगा तब तुमको समझ में आएगा, फॉर्मूला लगेगा ना तब तुमको समझ में आएगा। एक चीज बताओ, मान लीजिए मैंने ना सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, फिर अपन फॉर्मूला वगैरह कल पढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, यहां लिख देता हूं, सिक्योरिटी एक्स में मैंने लगा रखा है 20% और सिक्योरिटी वाई में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है 80%, राइट? अब सिक्योरिटी एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप कैलकुलेट करना सीख ही चुके हैं। सिक्योरिटी एक्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन है मान लीजिए 5% का, और सिक्योरिटी वाई के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन है मान लीजिए 8% का। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई? क्या ऐसा बोल सकते हैं? नो, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि स्टैंडर्ड, ये 20% स्टैंडर्ड डेविएशन आपने इन्वेस्ट कर रखा है ना 20%, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 5% इंटू वेट 20%, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कितना 8% इंटू वेट ऑफ वाई कितना 80%। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हो गया 1 और ये हो गया 6.4 7.4। हम ये नहीं कह सकते कि आपके पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.4% है, नहीं कहा जा सकता। क्यों? हमें नहीं पता ना इन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन कितना है, हमें नहीं पता इन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन अभी कितना है। मान लीजिए इनका बीच में नेगेटिव कोरिलेशन हो, है ना, तो एक सिक्योरिटी बढ़ता है दूसरा गिर जाता है, एक सिक्योरिटी बढ़ता है दूसरा गिर जाता है, तो कोरिलेशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो वी कांट से द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो ना। इतना सिंपल नहीं है, ठीक है ना, इतना सिंपल नहीं है कि भैया वेटेड एवरेज कर दो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों? उनमें कोरिलेशन भी काम करता है। हाँ, अभी मान लो आपको इससे और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं आपको यहां पर वेट दे दूं 50-50%, मान लीजिए, आपको फॉर्मूला में काम आएगा कशिश, फॉर्मूला में आप लगाओगे पुट करोगे। मैंने कहा ना पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। मान लो आपने सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट किया 50 और वाई में भी इन्वेस्ट किया 50, ठीक है। अब बताओ आपका अगर वेटेड एवरेज किया जाए, तो 5 इंटू 0.5 और 8 इंटू 0.5 कितना होएगा? 8 और 5 13 का आधा 6.5। हाँ जी, अब ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कितना आना चाहिए? अगर वेटेड एवरेज लेता हूं 6.5% आना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कोरिलेशन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में पता है क्या है? -1। कोरिलेशन की एक रेंज होती है -1 से लेकर +1 तक का, -1 से +1। -1 होने का मतलब है कि इन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में कैसा कोरिलेशन है?
इन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, इन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। हाँ जी, अब नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर सिक्योरिटी एक्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 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 तो उसी टाइम में सिक्योरिटी वाई, दिस वन, यूं परफेक्टली नेगेटिव, -1 इज द परफेक्टली नेगेटिव। कल की क्लासेस में आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है ना। इसका मतलब अगर ये 10% बढ़ा तो ये 10% गिर गया, तो एक तरफ तो आपका पैसा आया और एक तरफ 10% मान लीजिए गिर गया उतना ही परसेंट से। इसका मतलब क्या हुआ, आपका रिस्क तो एकदम खत्म हो गया ना। आपका रिस्क बोले तो डेविएशन, रिस्क बोले तो डेविएशन, डेविएशन हुआ ही नहीं, कुछ भी डेविएशन नहीं हुआ। मान लो कभी ये 4% बढ़ा तो ये 4% गिर गया, तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, आप इंटैक्ट पोजीशन में रह गए भैया, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में रह गए। तो रिस्क कहाँ है? आप तो कह रहे थे सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 6.5% बता रहे हैं, तो रिस्क तो है ही नहीं ना, रिस्क तो हुआ ही नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों? इसमें आपका कोरिलेशन भी काम करता है। अभी समझ में आया? कोरिलेशन, दोनों सिक्योरिटीज आपने कौन सी मिक्स की है, उनके बीच में कैसा कोरिलेशन है, उस पर भी रिस्क डिटरमाइन करता है। मान लीजिए दूसरा सिक्योरिटी मैंने लिया जिनके बीच में कोरिलेशन पॉजिटिव है, तो वहां रिस्क कुछ और होगा। अगर एक नेगेटिव कोरिलेशन वाली सिक्योरिटी के साथ मैंने पोर्टफोलियो बनाया तो वहां पे अपना रिस्क कुछ और होगा। हाँ, थोड़ा क्लियर हुआ? ओके, चलिए। हाँ, तो कहने का मतलब सिंपली इतना सा है। अच्छा, रिस्क एक छोड़ो ना इन प्रैक्टिकल बातों को, सोचो रिस्क का क्या है। मान लो मतलब इन फॉर्मूला बेस वालों को, सीधी सी बात है, एक ये ए सिक्योरिटी, ये बी सिक्योरिटी, मैंने इन्वेस्ट किया, ये मेरे को 50% रिटर्न दे रहा है, ये मेरे को 50% रिटर्न दे रहा है, और ये मेरे को 20% रिटर्न दे रहा है। यहां पे रिस्क है, यहां पर रिस्क है मेरा मान लीजिए 15% डेविएशन का, और यहां पर रिस्क है मेरा मान लीजिए 5% डेविएशन का, 5% डेविएशन का। तो हम पोर्टफोलियो रिटर्न के टाइम में तो ये बोल सकते हैं, पोर्टफोलियो रिटर्न के टाइम में तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में तो ये बोल सकते हैं इट इज द वेटेड एवरेज। मान लीजिए आपने यहां पे 50% इन्वेस्ट किया और इसमें भी 50% इन्वेस्ट किया, तो पोर्टफोलियो रिटर्न में तो आप कह देंगे कि कितना आया सर, 50% कमाया सिक्योरिटी ए में और वहां इन्वेस्ट किया था 50% पोर्शन, और 20 कमाया सिक्योरिटी बी में, वहां भी इन्वेस्ट किया था 50% पोर्शन, तो अपना बैठा 35%। इट इज द वेटेड एवरेज। आपको इसमें कोरिलेशन का कोई लेना देना नहीं था, कोरिलेशन का कोई लेना देना नहीं था। बट जब रिस्क को डिटरमाइन किया जाएगा ना, रिस्क को, दिस वन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, क्या हम ये कह पाएंगे कि भैया, हाँ, क्या हम ये कह पाएंगे कि ये 15% है रिस्क और इसका वेट है 0.5, ये 5% है और इसका पॉइंट है 5, तो क्या ये हमारा रिस्क हो जाएगा 10%? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्यों? मान लीजिए इन कभी ये सिक्योरिटी ने कोरिलेशन भी दिया, मान लीजिए ये सिक्योरिटी नहीं बढ़ रही है, इनके बीच में कोरिलेशन क्या है, कुछ और है, +1 ना होके -1 है। रिटर्न को ये लोग इंटैक्ट नहीं करते, रिटर्न को ये लोग, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो सेम रखते हैं कि भैया अपने को उतना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन रिस्क में ये लोग क्या करते हैं ना कि भैया रिस्क ऐसा है कि डेविएशन में फर्क आ जाएगा। कोरिलेशन अगर -1 हुआ, मतलब ये सिक्योरिटी तो आपको पैसा दे रही है, ये सिक्योरिटी तो पैसा दे रही है, प्लस कोरिलेशन प्लस -1 होने का मतलब एक सिक्योरिटी बढ़ रहा है, मतलब ये तो आपको पॉजिटिव रिस्क दे रहा है, बट ये आपको नेगेटिव रिस्क दे रहा है। उसी केस में मान लीजिए यहाँ पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ गया, मान लीजिए यहाँ पे तो आपका क्या हो गया, 50 + 15% हो गया, यहाँ पर 20 - 5% हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या था, नेगेटिव था। तो ये अब मैंने तो 50% लिया और तुमको बता दिया, तुम तो कह दोगे सर ये 10%, नहीं, ये ऐसे नहीं बैठेगा ना, ये ऐसे नहीं बैठेगा। अच्छा, मान लो दोनों बढ़ गई तो 15 और 5 20, ऐसा बोल दोगे क्या? नहीं। तो यहां पे आपका कोरिलेशन मैटर करता है कि दोनों सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन क्या है?
ओके, तो यहां पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़। ओके ठीक है जी। हाँ, मान लीजिए ये 15% बढ़ा, ये 5% गिर गया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 15 इंटू 0.5 और ये -5 इंटू 0.5, ये नहीं। कोरिलेशन को आपको बीच में फॉर्मूला में लाना ही पड़ेगा, कोरिलेशन इम्पैक्ट को देखना ही पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमको प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया हुआ रहता है, हमको तो बस ऐसे दे देते हैं ये 15 है और ये 5 है, हमको प्लस माइनस नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो आइदर साइड हो सकता है। 15% लिख दिया, 5% लिख दिया, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अब इन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में प्लस का सीन होगा या माइनस का सीन होगा, ये कौन बताएगा? कोरिलेशन। प्लस का सीन होगा या माइनस का सीन होगा, ये कौन बताएगा? कोरिलेशन। 15% 5% दोनों का स्टैंडर्ड फाइनल बोल रहा हूं, अब इसके बाद यस और नो बोलना। स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया मेरे को, इसका 15 इसका 5। स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस माइनस कोई साइन नहीं होता, लेकिन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में जो कोरिलेशन होगा -1 से लेकर +1 तक हो सकता है। ये आपको डिटरमाइन करेगा कि भैया वो सिक्योरिटीज का जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन बताया है, वहां पे एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या रहने वाला है। दोनों सेम साइड वेरी करते हैं तो आप वेटेड एवरेज बोल सकते हैं। दोनों सेम साइड वेरी करते हैं तो बोलो ये भी 15 पॉजिटिव है और ये 5 पॉजिटिव है, क्योंकि इन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में रिलेशन क्या है? +1 है, मान लो +1 है। तब तो आप कह सकते हो कि हाँ, मैं कल सिखाऊंगा, अगर कोरिलेशन +1 हुआ तब तो आप कह सकते हो हाँ इट इज द वेटेड एवरेज, कि 15 इंटू 0.5 और 5 इंटू 0.5 जो आपने इन्वेस्ट किया, इट इज द वेटेड एवरेज। लेकिन मान लीजिए यहां पे 15 है और यहां पे -5 है, फिर इस केस में नहीं कहा जा सकता इट इज द वेटेड एवरेज। तो कोरिलेशन +1 हो ना, तो फिर भी आप कह पाओगे इट इज द वेटेड एवरेज, कल बताऊंगा। लेकिन कोरिलेशन अगर +1 नहीं होता है, उससे कम होता है, चाहे 0.9 हो, चाहे 0.8 हो, 0.7 हो, चाहे माइनस में हो, तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है वाली चीज? अब बोलो फाइनली यस और नो, फाइनली यस और नो। हाँ, ओके हरिका, ओके कशिश, ओके आयशी, ठीक है, चलिए डन। फिर आज के लिए इतना ही है ना। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। कल पढ़ेंगे फिर इसके बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो के बारे में। ओके, थैंक यू।